हेलो एवरीवन। अभी से कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें हमने गूगल का सर्च पेज कॉपी किया था, HTML और CSS में बनाने की कोशिश की थी और एक सर्च पेज बनाया था जो कि हुबहू गूगल जैसा दिखता था। लेकिन उसमें क्या कमियां थी? दो कमियां थी। पहला तो ये फंक्शनल नहीं था, यानी कि अगर हम उसमें कुछ सर्च करना चाहें तो गूगल की सर्च नहीं आएगी। दूसरा, मोबाइल व्यू में वो ठीक नहीं दिख रहा, यानी कि वो रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो अगर आप उस पेज को मोबाइल पे ओपन करोगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए इन दोनों प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, उस पेज को फंक्शनैलिटी देने वाले हैं, साथ में उसको रेस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं ताकि वो मोबाइल पे अच्छा दिखे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी आप देख सकते हो कि हमने ये वाला गूगल का सर्च पेज बनाया था और बिल्कुल ये हुबहू गूगल जैसा दिख रहा है। बहुत अच्छा दिख रहा है अब तक तो। लेकिन अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और इंस्पेक्ट करके इसको मोबाइल व्यू में देखता हूँ तो आप देख सकते हो कि एक स्क्रोलिंग इफेक्ट आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पर ये सर्च के बटन्स वगैरह ये अच्छे भी नहीं दिख रहे, प्लेस होल्डर का टेक्स्ट नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मैसअप हो गया है। इसको फिक्स करेंगे। साथ में अगर मैं यहाँ पे कुछ क्वेरी लिख के सर्च करता हूँ और गूगल सर्च पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्वेरी लिख के एंटर प्रेस करने पर कुछ भी नहीं होगा, बस ये पेज रीलोड हो रहा है। जबकि ओरिजिनल google.com पर हम जब जाते हैं तो क्या होता है, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। ओके, मैं यहाँ पे गूगल का कोई अल्टरनेटिव क्रिएट नहीं कर रहा ऑब्वियसली। इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ एक सर्च पेज को फंक्शनैलिटी देने वाले हैं ताकि जब हम कोई सर्च क्वेरी डालें तो वो गूगल पे रिडायरेक्ट हो जाए और एक सर्च हमारी पहुँच जाए। ओके, ये दोनों काम हम करने वाले हैं। लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, तो मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ जो ये स्क्रोल है इसको हटाना है। तो इस स्क्रोल को कैसे हटाएंगे? आपको अगर याद हो तो इस पेज को अच्छा दिखाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिंग और डमी ऐड किया था ताकि ये स्पेसिंग जो है अच्छे से बनी रहे। उस स्पेसिंग को हमें हटाना है और अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। उसके लिए मैं आ गया हूँ अपने VS कोड के ऊपर यहाँ पे। और अब मुझे क्या करना है, मीडिया क्वेरीज को इंसर्ट करना है। मीडिया क्वेरीज की मदद से मैं मोबाइल के लिए रेस्पॉन्सिव बना सकता हूँ किसी भी वेबसाइट को। मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 800 पिक्सल। इसका मतलब ये है कि अगर जो मेरी स्क्रीन है उसकी विड्थ 800 पिक्सल से कम हुई तो ये वाली सारी जो CSS ये लग जाएगी और पुरानी कोई भी CSS इसमें इफेक्टिव नहीं रहेगी, यानी कि ये CSS उसको ओवरराइड करेगी। अब हमको यहाँ पे जो भी CSS लिखेंगे उस हिसाब से जब हम मोबाइल व्यू में होंगे तो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन जब हम मोबाइल व्यू में नहीं होंगे तो हमारी ओरिजिनल CSS जो अब तक थी वही लगी रहेगी। ओके, तो सबसे पहले तो इस विड्थ वाले स्क्रॉल को हटाते हैं। तो विड्थ वाले स्क्रॉल को कैसे हटाएं? ये सारा का सारा जो कंटेंट है वो हमको पैक करना होगा एक कंटेनर के अंदर सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, नैव से लेके एक डिव बनाएंगे, मेन कंटेनर क्लास, और इस डिव को पूरा नीचे तक स्ट्रेच कर देंगे और पूरी बॉडी इस डिव के अंदर कवर कर लेंगे। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, CSS पार्ट में जाएंगे अगेन अपनी मीडिया क्वेरीज में, और यहाँ मैं लिख दूंगा जो मीडिया है ओनली स्क्रीन। ओके, नॉट मीडिया, ये मैं एक बार लगा चुका हूँ। मैं यहाँ पे सीधा अपने मेन कंटेनर को सेलेक्ट करूँगा एंड देन लिख दूंगा मैक्स विड्थ 100 VW, सॉरी। मैक्स विड्थ मैंने 100 VW कर दिया है एंड मैक्स हाइट मैं कर दूंगा 100 VH। साथ में लिख दूंगा ओवरफ्लो हिडन, ताकि कोई भी ओवरफ्लो जो है वो हिडन हो जाए। अब अपने पेज को चेक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो कि स्क्रॉल अभी भी नहीं गया। तो स्क्रॉल अभी क्यों नहीं गया? बिकॉज इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इस प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर रहे हैं। समझा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ मेन कंटेनर क्लास को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे ये तीनों लगे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर जो कंटेनर है और इसके अंदर जो बाकी का कंटेंट है वो इस चीज़ को ओवरराइड कर रहा है। यानी कि आपका जो ये कंटेनर है इसके ऊपर मिनिमम हाइट लगी हुई है 50 VH। इसी तरीके से डमी है उसके अंदर मिनिमम हाइट लगी हुई है 30 VH। और ये जो कंटेंट है ना, ये इस तरीके से मिनिमम हाइट यहाँ पे भी लगी हुई है। ऐसे ही मिनिमम हाइट और विड्थ के इस रेशियो के कारण ये ओवरफ्लो अभी भी नहीं है। इसको फिक्स करने के लिए हमें और भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे मेन कंटेनर के अंदर क्या है, नैव है, यानी कि हमारा नेविगेशन बार। तो उसको फिक्स करते हैं। नेविगेशन बार को फिक्स कैसे करेंगे हम?
नैव को सेलेक्ट करेंगे और नैव को सेलेक्ट करके लिखेंगे इसके अंदर जो LI है ना, सबसे पहले इसका डिस्प्ले तो फ्लेक्स ही है, फ्लेक्स डायरेक्शन हम कर देंगे एक बार के लिए कॉलम। जैसे ही हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे, इसको रीलोड करते हैं। ओके, बिल्कुल सही है। अब हमको ये नैव के साथ साथ UL पे भी करना पड़ेगा, और जैसे ही हम ऐसा करते हैं आप देख सकते हो ये जो लिंक्स हैं ये इस तरह से आ गए। अब मेरे को इसके आइटम्स को सेंटर करना है, तो मैं लिख दूँगा अलाइन आइटम्स सेंटर। जैसे ही मैंने अलाइन आइटम्स सेंटर किया, ये चीज़ें सेंटर में आ गई हैं। ओके, अब मैं जो नैव है उसके ऊपर मैक्स विड्थ लगा दूँगा, मैक्स विड्थ और 100 VW। इसकी मैक्स विड्थ 100 VW हो गई। एंड अब इसको ओपन एक बॉर्डर दे देते हैं कि ये कहाँ तक अपनी बाउंड्रीज शेयर कर रहा है, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये करने के बाद में आप देख सकते हो नैव की बाउंड्रीज कहाँ तक जा रही हैं और अपना VH जो है वो कहाँ तक जा रहा है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको विड्थ दे देते हैं 100 VW और हाइट दे देते हैं 2 VH। एंड आप देख सकते हो हाइट अप्लाई हो चुकी है, विड्थ जो है वो भी अप्लाई हो चुकी है। अब हम अपने नैव एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, एंड नैव एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ आप देख सकते हो 100 VW लगी हुई है। इसको और कम करते हैं जब तक ये फिट ना हो। ओके, इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे इसका जो मेन कंटेनर है उसके ऊपर एक फ्लेक्स लगाना पड़ेगा। तो मैं डिस्प्ले लगा देता हूँ फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन पे लग देता हूँ कॉलम। अलाइन कर दूंगा आइटम्स को सेंटर में, और जस्टिफाई भी कर दूंगा फ्लेक्स स्टार्ट में। अब ये करने के बाद में मैं अपने नैव बार को फिर से कम विड्थ दे सकता हूँ। इसकी विड्थ मैंने कम करी और ये इस तरीके से लग गया। ठीक है, एक बार पेज को रिलोड करते हैं इस पूरे। अब इंस्पेक्ट पे जाएंगे और ये सेंटर में इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं नैव की फिर से निकाल लेता हूँ कि मुझे क्या विड्थ चाहिए। ओके, सो यहाँ मेरे को अराउंड 60 या 64 VW की मेरे को विड्थ चाहिए, तो मैं 64 VW की विड्थ दे देता हूँ। सो नैव को मैं क्या दे दूँगा, यहाँ पर मैं नैव के साथ साथ UL को भी सिलेक्ट कर रखा हूँ, लेकिन मुझे विड्थ अभी नैव को सिलेक्ट करनी है, तो मैं नैव को इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट करके विड्थ दे दूँगा 64 VW, और यहाँ से विड्थ हटा दूँगा 100 VW वाली, और इस तरीके से मेरा जो नैव है वो 64 VW में शिफ्ट हो गया। ओके, वेरी नाइस। अब ये जो UL है, इस UL के ऊपर भी प्रॉपर्टीज़ लग गई हैं, तो मैं एक बार के लिए इस UL को चेक करता हूँ। इसके अंदर जो UL है इसको चेक करूँगा, और इसकी जो हाइट है उसको बढ़ाऊँगा। जैसे ही मैं हाइट को बढ़ाऊँगा ये एलिमेंट्स दिख गए। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फ्लेक्स डायरेक्शन है इसको वापस से कॉलम से हटा देता हूँ और रो कर देता हूँ, क्योंकि फाइनली तो हमें रो में ही रखना है। और आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से ये चीज़ मर्ज हो गई है, और स्क्रोल भी अब हट चुका है। ओके, सो अब हम फाइनली इनके बॉर्डर्स को भी हटा सकते हैं, एंड अब ये पेज एकदम सही दिख रहा है। ओके, सो अलाइन आइटम सेंटर की जगह फ्लेक्स एंड कर देते हैं। ओके, वेरी नाइस। अब हम क्या करते हैं, ये गूगल वाली जो इमेज है ये भी अब सही से सेट हो चुकी है। ये जो टेक्स्ट एडिट है ना फॉर्म का, इसका एक तो हमको थोड़ा सा फॉर्म का जो इनपुट है, और मैं टाइप ले लूँगा टेक्स्ट। इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस कम करेंगे, 20 पिक्सल दे दिया मैंने अभी के लिए। अब देखते हैं, अब ये बॉर्डर रेडियस बहुत ज़्यादा है, मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, एंड ये जो बॉर्डर रेडियस है इसको कम कर करके देख लेंगे कि कितना कम सही रह रहा है। ओके, सो बॉर्डर रेडियस, अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी हट चुकी है, ये वाली प्रॉपर्टी ओवरराइड हो गई। सो मीडिया क्वेरीज के अंदर इसको, अब इसकी हाइट थोड़ी सी कम देनी पड़ेगी, तो मैं हाइट एक काम करता हूँ 1.5 VH इतनी हाइट देके देखता हूँ, और ये कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। थोड़ा सा इसको बढ़ाऊँगा, इतना सही है, और बॉर्डर रेडियस को थोड़ा सा कम करूँगा,
थोड़ा वापस बढ़ाऊंगा, 15 पिक्सल रख देता हूँ बॉर्डर रेडियस, और 3.5 VH की हाइट मुझे रखनी है। 3.5 VH बॉर्डर रेडियस 15। ओके, इतना करने के बाद ये सही है, लेकिन इसके अंदर का फॉन्ट भी मेरे को चेंज करना है, तो फॉन्ट साइज रख देता हूँ मैं 4VH। 4VH की फॉन्ट साइज रखी है मैंने, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो मैं 4VH की जगह 2VH रख देता हूँ। अब ये ठीक है, और जो टेक्स्ट इंडेंट है उसको भी मैं हटा देता हूँ। ओके नाइस, थोड़ा सा मैं फॉन्ट को और छोटा करना चाहूँगा, तो 1.5 VH रख देते हैं फॉन्ट की हाइट। ओके परफेक्ट। सो अब ये ठीक है। यहाँ पर ये जो दोनों बटन है, अगेन ये दोनों अच्छे नहीं दिख रहे उतने, तो मैं इनमें क्या करता हूँ, इनकी थोड़ी सी हाइट कम करूँगा और इनका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, विड्थ थोड़ी सी बढ़ाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट इनपुट टाइप इक्वल्स सबमिट, और इनपुट टाइप सबमिट के अंदर मैं विड्थ कर दूंगा 40 VW और हाइट कर दूंगा 1.5, नहीं एक्चुअली 3.5 VH, और फॉन्ट साइज कर दूंगा 2VH। देखते हैं ये सही लग रहा है कि नहीं। ओके इट्स लुकिंग नाइस नाउ। और जो मेरा फॉर्म है उसके अंदर ओके अलाइन आइटम्स कर दूंगा सेंटर, ताकि सेंटर में अलाइन हो हमारा पूरा का पूरा फॉर्म के सारे आइटम्स। अब इसकी बाउंड्रीज देखते हैं, फॉर्म की बाउंड्रीज कहाँ तक जा रही हैं। सो मैं लिखूँगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसकी जो फॉर्म है उसकी बाउंड्रीज इस तरीके से यहाँ तक आ रही है। ओके, लेकिन थोड़ा सा मेरे को विड्थ कम करनी है इन बटन्स की, तो मैं फॉर्म के जो इनपुट है इनकी विड्थ 40 VW की जगह 35 VW कर देता हूँ। ओके नाइस, इट्स लुकिंग नाइस नाउ। मैं बॉर्डर हटा देता हूँ। ओके, इसके बीच में जो थोड़ा सा मार्जिन है वो मैं बढ़ाना चाहूँगा। फॉर्म के जो इनपुट्स हैं, मार्जिन, लेकिन मुझे सिर्फ टॉप से जो मार्जिन है वो बढ़ाना है। मैं 1 VH का मार्जिन दे देता हूँ टॉप से। 1 VH थोड़ा सा कम लग रहा है। टेक्स्ट इंडेंट इसमें इस क्या दिक्कत हुई, इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, सो नन की जगह मैं 0 दे देता हूँ। ओके, थोड़ा सा 0 कम हो गया, 1.2 और 1.2 ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल में ले रहा है। मैं इसको एक यूनिट दे देता हूँ VW, और 1.2 VW बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए, बट इट्स ओके। हाँ, तो अब इनके बीच का मार्जिन मुझे देना है, तो मार्जिन टॉप कहाँ पे गया, हाँ ये रहा मार्जिन टॉप। थोड़ा सा बढ़ाऊँ। ओके, तो बात ये है कि ये अलग डिव के अंदर है, तो यहाँ पे मार्जिन देने से काम नहीं चलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि जो मार्जिन टॉप वाली प्रॉपर्टी मैंने इनपुट पे लगाई है, ये हटा के HTML पे एक बार फोकस करते हैं। HTML के अंदर फॉर्म इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट प्लेस होल्डर ये दे रखा है। इनपुट के बाद ये इंटरनल डिव है, इंटरनल डिव और इनपुट। तो मैं इंटरनल डिव का जो टॉप मार्जिन है उसको चेंज करूँगा। और अब देखते हैं, अभी थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इंटरनल डिव को, और इसके अंदर जो मार्जिन है उसको इंटरनल डिव के ऊपर, एक सेकेंड मैंने मार्जिन लगा दिया है, डॉट इंटरनल डिव। अच्छा आईडी दे रखी है मैंने, तो डॉट से नहीं हैश से काम करेगा। हाँ, अब ये मार्जिन टॉप आ गया। इसको अब मैं थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। यस, 4 VW इज़ परफेक्ट, 4 VW। अब मुझे और क्या करना है, थोड़ा सा इसको नीचे लाना है। तो इसको नीचे लाने के लिए यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, तो यहाँ पे डमी है, तो इस डमी का जो कहाँ गया डमी, ये रही। तो ये जो डमी है ना, इसकी मिनिमम हाइट थोड़ी सी कम करूँगा मैं,
और जो कंटेनर है इसकी डमी की मिनिमम हाइट 20 कर देते हैं, और जो कंटेनर है उसकी मिनिमम हाइट बढ़ा देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो कंटेनर को 64 देनी है मुझे, और डमी को कितनी देनी है, 20। तो मैं कर देता हूँ डॉट डमी मिनिमम हाइट 20 VH और डॉट कंटेनर मिनिमम हाइट 64 VH। ओके, अब यहाँ बस मुझे एक और कमी दिख रही है, ये जो इंडिया वाला सेक्शन है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ओके स्क्रॉल तो हट चुका है, इसके ऊपर अब ये यहाँ पे पूरे एरिया को कवर नहीं कर रहा, सो इसका कुछ रीज़न होगा। फुटर 1 जो है मिनिमम हाइट तो मैंने इसको दे रखी है, इसकी विड्थ नहीं दे रखी मैंने, सो मैं इसको विड्थ दे देता हूँ और ये सही हो गया। ठीक है, तो मेरे को विड्थ देनी है 100 VH, किसको, फुटर 1 को। W या, और ये इस तरीके से हमारा पूरा जो पेज है वो बन गया, एंड इस तरीके से अब ये अच्छा दिख रहा है पेज। ओके, थोड़ा सा मैं टेक्स्ट की जो विड्थ है इसको बढ़ाना चाहूँगा। सो जो फॉर्म के अंदर इनपुट है टाइप इक्वल्स टेक्स्ट, इसकी विड्थ 80 VW कर देते हैं। ओके नाइस, और अब तो सब कुछ ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा नैव बार की हाइट भी बढ़ाता हूँ मैं, बहुत कम दिख रही है, तो जो नैव और यूएल है उसकी मैक्स विड्थ तो ठीक है, हाइट 2 की जगह 3 VH कर देते हैं, एंड अब ये सही दिख रहा है। ओके, सो फाइनली हमारा पेज जो है वो रेस्पॉन्सिव बन चुका है। मैं इसको क्रॉस करूँ, फिर से जैसा था वैसा हो गया। अब मैं इंस्पेक्ट करूँ तो ये रेस्पॉन्सिव है जैसे कि हमने चेंजेस किए थे। अब ये रेस्पॉन्सिव तो हो चुका है, लेकिन इसको फंक्शनल भी बनाना है। तो मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँ तो यहाँ पे जो मेरी क्वेरी है वो गूगल पे चली जाए सर्च के लिए। तो मैं क्या करूँगा, google.com पे जाऊँगा और यहाँ पे कुछ सर्च करूँगा क्वेरी, और आप लिंक में देख सकते हो google.com के आगे सर्च है, सर्च पेज पे जाके क्वेरी को, क्वेरी ये वाला जो लिंक है ना, इतना पार्ट आप कॉपी कर लो, इस पे जाओगे तो ये आपके लिए क्वेरी सर्च कर देगा, और क्वेरी की जगह डोरेमोन लिखोगे तो ये आपके लिए डोरेमोन सर्च कर देगा। बस आपको इस लिंक पर यूज़र को ले आना है। सो इस लिंक को कॉपी कर लिया मैंने, एंड अब मैं क्या करता हूँ, अपने कोड के अंदर जाता हूँ, और अब यहाँ मैं हल्का सा जैंगो यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि हल्का सा जैंगो यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि हम बैक एंड दे पाएंगे फंक्शनैलिटी। सो वेल आप इस चीज़ को जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, विदाउट जैंगो भी। तो जब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, लेकिन जैंगो के अंदर मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है, सो मैं जैंगो का कोर्स भी चला रहा हूँ, इसलिए मैं जैंगो से बताना बेटर फील करूँगा। ओके, सो जैंगो बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, VS कोड को क्लोज करता हूँ, एंड इस google.html वाली फाइल को कट करके मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो टेम्पलेट्स फोल्डर है इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। ओके, अब मैं इस प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन करूँगा, यहाँ पे VS कोड ओपन किया। अगर आपको नहीं पता कि जैंगो क्या होता है, कैसे काम करता है, या एनीथिंग लाइक दैट, सो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। views.py में मैं आया, और अब इसको फंक्शनल पार्ट दे रहे हैं। मैं डेफ गूगल सर्च नाम का एक पेज बना देता हूँ, रिक्वेस्ट दे दूँगा इसको, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट google.html। अब मैं यहाँ लॉजिक लिखूँगा, वो ध्यान से देखना। मैं यहाँ लिखूँगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैंगो, पाइथन में एक बैकएंड डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है, इसी में मैं काम कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ लिखूँगा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स पोस्ट। अगर रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल रिटर्न रीडायरेक्ट कर देंगे, और अब हम एक लिंक देंगे। सो सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया क्वेरी इक्वल्स, और यहाँ हम ले लेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट क्वेरी, और अब हमको क्या करना है, रिटर्न करना है
www.google.com/search// ने क्वेश्चन Q इक्वल्स क्वेरी हमने यहाँ दे दी, तो जो भी क्वेरी होगी यूज़र की यहाँ पे आ जाएगी। रीडायरेक्ट को मुझे यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, इंपोर्ट हो गया। एंड अब मुझे अपने HTML पेज के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, सो मैं चला जाऊँगा टैबलेट्स के अंदर google.html में, और जो मेरा फॉर्म है उसको सिलेक्ट करूँगा। फॉर्म कहाँ गया, ये रहा। इस पर मैं मेथड कर दूँगा पोस्ट, और पोस्ट मेथड करने के बाद ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको मैं नेम दे दूँगा क्वेरी। ओके, तो क्या होगा, जब भी ये सबमिट होगा मैं नेम दे दूँगा क्वेरी, और क्वेरी देने के साथ साथ जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो मेरे व्यू के अंदर ये क्वेरी आ जाएगी जो भी मैंने एंटर किया था उस टेक्स्ट बॉक्स में, और फिर इस लिंक पर मेरा जो पेज है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये रिडायरेक्शन वर्क कर रहा है। और अब मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा, खैर अभी के लिए अपन देख लेते हैं। सो मैं अपने सर्वर को स्टार्ट करता हूँ अब यहाँ पे। ओके, सर्वर स्टार्ट हो गया। मुझे एक छोटा सा चेंज और करना है कि URLs में जाके urls.py वाली फाइल में पाथ देना है google views.google name equals google। ओके, ये पाथ मैंने दे दिया। अब मैं लोकल होस्ट वाले गूगल पेज पे जाता हूँ, स्लैश करके google साइट कांट बी रीच्ड, रिफ्यूज्ड, हैज़ नो एट्रीब्यूट गूगल। ओके, व्यूज़ के अंदर गूगल नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, ऐसा ही कैसे कह रहा है, क्योंकि मैंने गूगल नहीं गूगल सर्च नाम रखा है फंक्शन का। सो बेसिकली मैं इसको गूगल नाम दे देता हूँ। एंड अब यहाँ पे इस चीज़ को रिलोड करते हैं, और ये मेरा जो पेज है वो चल गया। अब ये स्टैटिक फाइल लोड नहीं हुई, देखो। तो स्टैटिक फाइल के लिए मैं क्या करूँगा, app1 के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करूँगा स्टैटिक नाम से, और जो मेरी गूगल की इमेज फाइल थी, कहाँ पे गई, हाँ यहाँ पे ये जो google.png है इसको मैं कट करता हूँ और ले आता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इस app1 के अंदर स्टैटिक के अंदर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करनी है। सेटिंग्स में कैसे चेंज करूँगा, settings.py में गया, एंड यहाँ मैं स्टैटिक फाइल की डायरेक्टरी दे दूँगा /static। ओके, और अपने HTML फाइल के अंदर में जाके यहाँ google.png की जगह Django का टेम्पलेट टैग दे दूँगा static google.png, इस तरीके से। अब इस पेज को एक बार रिलोड करते हैं। इनवैलिड ब्लॉक टैग ऑन, अच्छा मैं स्टैटिक टैग को लोड करना भूल गया। सो स्टैटिक टैग को यहाँ लोड भी करना होता है। लोड कर लिया स्टैटिक टैग, एंड यहाँ मेरी इमेज लग चुकी है। वेरी नाइस। अब मैं कुछ सर्च करने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने लिखा API एजुकेशन, या मेरा नाम सर्च करता हूँ आयुष्मान सिंह राठौर। गूगल सर्च पे क्लिक करूँगा एंड CSRF वेरिफिकेशन फॉरबिडन। ओके, मुझे अच्छे से पता है ये क्या है। सो मेरे को यहाँ पे बेसिकली एक CSRF टैग देना है। यहाँ मैं लिखूँगा CSRF टोकन, बस इतना सा मुझे और लिखना था। अब मैं वापस से पीछे जाता हूँ, रिलोड करता हूँ पेज को। अब मैं अपना नाम फिर से लिखूँगा और गूगल सर्च पे क्लिक करूँगा, पेज नॉट फाउंड। ओके, तो मेरे को HTTP लगाना था एक्चुअली रीडायरेक्ट के अंदर। मैं व्यूज़ में जाता हूँ और यहाँ HTTPS लगा देता हूँ। ओके, अब देखते हैं, फिर से पीछे जाऊँगा, पेज को रिलोड करूँगा, यहाँ लिखूँगा, ये गूगल सर्च पे क्लिक किया और मेरा नाम सर्च हो गया गूगल पे। सो दिस इज़ हाउ फंक्शनल दिस पेज इज़। ओके, मेरी सारी वेबसाइट, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, लिंक्डइन वगैरह सब कुछ आ गया। ओके, सो इस तरह से हमने अपने पेज को सर्चेबल बनाया है। डोरेमोन पे मैं अगर लिखता हूँ, गूगल सर्च पे क्लिक करूँगा, यहाँ डोरेमोन सर्च हो गया। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू मेक अ सर्चेबल एंड फंक्शनल गूगल सर्च पेज। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।